आप सबों का स्वागत है उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन पे। आज शुरू किया है वर्ग 9th का, जिसका उसमें भी भौतिकी, जिसका पहला चैप्टर है आपको विज्ञान और मापन, जिसके बारे में पढ़ेंगे आज साइंस एंड मेजरमेंट। चलिए आइए, इस अध्याय का सबसे पहला बिंदु है विज्ञान। ठीक है, इसका परिभाषा हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, किताब में आपको मिल जाएगा और विज्ञान से आप लोग सभी परिचित हैं। एक बार बोल देना, देखिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के उपरांत जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। देखिए, विज्ञान में क्या होता है, रसायन शास्त्र भी होता है। रसायन शास्त्र में क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। उनको अगर सावधानी पूर्वक नहीं किया जाएगा तो उनमें ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दिया गया है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, क्रम के हिसाब से किया जाता है कि कोई खतरा नहीं हो। उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद जो मिलता है, उसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे किताब में पढ़ लीजिएगा। देखिए, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, देखिए भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे? जो विज्ञान निर्जीव वस्तुओं से संबंधित हो और निर्जीव वस्तुओं के संबंधित घटनाओं से संबंधित हो, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिकल साइंस। और दूसरा जीव विज्ञान, नाम से ही स्पष्ट है, जो जीवों से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। अब इसको भी आगे दो भागों में बांटते हैं। भौतिक विज्ञान दो भागों में बढ़ता है, पहला होता है भौतिकी, जिसको क्या कहते हैं? फिजिक्स, और दूसरा होता है रसायन, जिसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। उसी तरह जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, प्राणी विज्ञान और दूसरा वनस्पति शास्त्र, बोटनी। ठीक है, चलिए, ये इतना था विज्ञान के बारे में आपको कि चर्चा के विज्ञान क्या होता है और विज्ञान के कितने पार्ट हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ विधि होता है कैसे परीक्षण किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जैसे वैज्ञानिक, अगर कोई वैज्ञानिक तरीके से आप किसी चीज को सोचते हैं, किसी घटना को सोचते हैं, तो उसमें क्या करना होता है? सबसे पहले घटनाओं का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना होता है। किसी चीज के बारे में आप जानकारी करना चाहते हैं विज्ञान के तहत, तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? घटनाओं को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि अनुमान लगाइए कि जो घटना घटा है, जैसे न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था? देखा था कि एक सेव ऊपर से नीचे आ रहा है, तो देखेंगे घटना क्या है? सेव का नीचे आना। फिर उसके बाद अनुमान लगाएंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनसे ये क्या हुआ है, सेव ऊपर से नीचे आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? जो कारण को टिक आउट किए हैं, जो कारण को लिखे रहते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग और परीक्षण करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि प्रयोग के आधार पे जो घटना को दिखाया गया है वो क्या सही है, जो कारण को लिया गया उसी कारण के चलते ये घटना घट रही है। अगर सही है तो उसको रखते हैं, अगर नहीं सही होता तो उसको क्या करते हैं? हटाते हैं। सबसे पहले क्या करना है? घटनाओं को परीक्षण करना है। उसके बाद ये जो घटना घटित हो रहा है उसमें कई प्रक्रम है या कई कारण है, उनको लिखना है। उसके बाद प्रयोग करना है, प्रयोग करने के बाद देखना है कौन कौन सा कारण सही है, उसको टिक आउट करना है। ठीक है, और लास्ट में क्या किया जाता है? उसमें जो अपरिहार्य परिवर्तन हो, अगर उसमें कुछ बदलाव करना तो बदलाव करते हैं, अगर नहीं करना तो नहीं करते हैं, और ऐसे एक नतीजे में पहुंच जाते हैं जो घटना घट रही है ये केवल इसी वजह से घट रही है। जैसे सेव का नीचे गिरना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से होता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट, मापन के बारे में हम इसलिए आते हैं क्योंकि जो भी विज्ञान है मापन, आप देख ही रहे हैं, विज्ञान की परिभाषा ही है कि जो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किया गया हो, यानी उसको देखा जाता है, परीक्षण किया जाता है, समझा जाता है कि कैसे क्रियाएं हो रही हैं, कैसे प्रक्रियाएं हो रही है, कैसे घटित हो रहे हैं घटनाएं, तो इसको देखा जाता है, मापा जाता है। तो विज्ञान पूरी तरह से किस पर आधारित होता है? मापन पे। और किसी भी राशि को मापने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है, जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक। मानक, किसी राशि को मापन के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि लिखा गया है कि राशि किसी भी राशि के, थोड़ा सा छूट गया यहाँ पे, किसी भी राशि के परिमाण, मैग्नीट्यूड के पूर्ण विवरण के लिए दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला क्या? मात्रक, और दूसरा क्या? संख्यांक। जैसे बात करते हैं कि ये जो हमारे हाथ में मार्कर है, इसका टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। देखिए, दो शब्द इसमें आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बारे में जानकारी कैसे देना है कि इस मार्कर की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है संख्यांक, इसको बोलते हैं संख्यांक, और इसको क्या बोलते हैं? मात्रक। इसको क्या बोलते हैं? मात्रक। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब 1 सेंटीमीटर के स्केल को 5 बार इसके ऊपर ऐसे करेंगे तो ये क्या करेगा? पूरे उसके लंबाई को कवर करेगा। तो वही लिखा गया है कि किसी भी राशि के
किसी भी राशि के परिमाण के पूर्व विवरण के लिए कि वो राशि का परिमाण क्या है, पूर्व विवरण के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक की और एक संख्यांक की, जिसमें ये होता है मात्रक और इसके आगे जो लगा रहता है इसको क्या बोलते हैं, संख्यांक बोलते हैं। सर आइएगा, दूसरा पेज लगाना होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, संख्यांक बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो ये मार्कर है 5 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर के स्केल से स्केल को 5 बार लेकर मापने पे ये क्या आएगा, एक मार्कर की लंबाई आएगी। चलिए आइए देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपको थोड़ा सा किताब से पढ़ना पड़ेगा, किताब से पढ़ लीजिएगा, केवल बातों को समझिए और वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब आते हैं भौतिक राशियों पे, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए परिभाषा नहीं लिखे हुए, सारी किताब में है, ये कोई चैप्टर बहुत ज्यादा खास चैप्टर नहीं है, इसलिए नहीं लिखा गया है, आप किताब से समझिएगा। देखिए भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिकी के जिन पदों को व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जो भी भौतिकी के अंतर्गत आएगा, जो भी नियम आएगा, उस नियम को जिस पद में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। और ये भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, एक आधारी और एक होता है व्युत्पन्न राशियां। अर्थात कहने का मतलब क्या है, बेसिक क्वांटिटीज और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज। आधारी राशियां देखिए किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आधारी राशियां उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र होती हैं, आधारी राशियां उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र होती है, उनका खुद एक आधार होता है, वे दूसरे किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आधारी राशियां कहते हैं। इसके ठीक अपोजिट होता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां उन्हें कहते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो किस पर डिपेंड करते हैं, तो आधारी राशियां पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, समझ गए। आधारी राशियां उन्हें कहते हैं जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वे किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। समय किसी पर निर्भर करता है, किसी पर निर्भर नहीं करता, ना ही लंबाई निर्भर करता है, ना ही द्रव्यमान। तो ये कैसी राशियां होगी, आधारी राशियां। और व्युत्पन्न राशियां किसे कहेंगे, वैसी राशियां जो आधारी राशियों पर निर्भर करती हो उन्हें क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। देखिए इसमें लिखा गया है उत्पन्न, व्युत्पन्न, उत्पन्न हो रही है, किसी दूसरे की सहायता से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। इसीलिए कहा गया कि वे राशियां जो आधारी राशियों पर निर्भर करती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल। देखिए समझ लेते हैं क्षेत्रफल कैसे व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तब ना क्षेत्रफल मिलता है। कहीं पे लिखते हैं भुजा स्क्वायर तो क्षेत्रफल मिलता है, यानी लंबाई को गुना किया जाएगा तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। आयतन को कैसे निकालते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को जब गुना करते हैं तो आयतन मिलता है। यानी इन दोनों की क्रिया करने पर हमें ये मिल रही है, इन दोनों की क्रिया हो रही है तब क्या मिल रहा है, क्षेत्रफल मिल रहा है। अगर ये क्रिया नहीं हो तो क्षेत्रफल नहीं मिलेगा। इसीलिए इनको बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां। समझ में आ गया होगा कि व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहते हैं। अब देखिए आधारी राशियों को जिसमें मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, आधारी मात्रक। आधारी राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, आधारी मात्रक। ठीक उसी तरह व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट। और आधारी मात्रक क्या हो जाएगा, बेसिक यूनिट। ठीक है, समझ गए। आधारी राशियों को जिनमें मापा जाएगा उसे कहेंगे आधारी मात्रक, व्युत्पन्न राशियों को जिसमें मापा जाएगा उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए मात्रकों के पूरे समूह को क्या कहते हैं, मात्रकों की पद्धति। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय का सेकेंड होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, लंबाई का मीटर होता है। तो इनका जो पूरा समूह होता है इसी को इन्हीं का जो मिला जुला रूप होता है उसको क्या कहते हैं, मात्रकों की पद्धति। ठीक है, वही लिखा गया, मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो देखिए कुछ मात्रकों की पद्धति हमारे सामने है। शुरू में कुछ मात्रक आए थे, जैसे देखिए पहला मात्रक था FPS और दूसरा उसके बाद CGS और तीसरा क्या है, MKS। FPS समझ रहे हैं, किताब खोलकर देखिएगा, पढ़िएगा, वहां पे डिटेल में लिखा गया। FPS कहने का मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। फुट लंबाई के लिए प्रयोग किया गया था इस पद्धति। ये क्या होगी, एक मात्रक पद्धति होगी, मात्रकों की पद्धति होगी, क्योंकि इसमें एक मात्रक नहीं है, मात्रकों का समूह है। तो जो मात्रकों का समूह होता है वो क्या होता है, मात्रक पद्धति। ठीक है, तो इसमें 3 मात्रक है, F, P, S। F मतलब फुट,
फुट किसके लिए प्रयोग करेंगे, लंबाई के लिए, पाउंड किसके लिए प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान के लिए, एस किसके लिए प्रयोग करते हैं, समय के लिए। एक दूसरा उसी तरह का मात्रकों की पद्धति थी CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। यहाँ पे लंबाई का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, ग्राम, और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक इसी तरह एक और मात्रकों की पद्धति है MKS, जहां पे M मतलब मीटर, K मतलब केजी, S मतलब सेकेंड। यानी यहाँ पे लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या, सॉरी ऐसा ही नहीं, यहाँ पे लंबाई का यूनिट मात्रक क्या होगा, मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, केजी, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, तो ये देखिए ये अलग अलग मात्रक थे। अब जैसे मान लीजिए इंडिया में चलता हो FPS, ठीक है, आप यहाँ पे द्रव्यमान को पाउंड में माप लिए। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है, वैश्विक व्यापार जो है, भूमंडलीकरण हुआ, तो मान लीजिए यहाँ पे जो पाउंड में मापा गया, अगर अमेरिका गया, अमेरिका में CGS है, तो ग्राम में मापने में लफड़ा होगा। आप कुछ पाउंड में माप के कुछ और उसका प्राइस लगाए हैं, ग्राम में कुछ और होता, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो माप तौल, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता, मॉस्किटो बहुत ज्यादा काटता है क्या, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसीलिए क्या किया गया, सम्मेलन किया गया, और सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा पद्धति ला दे जो पूरे विश्व के लिए हो। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हम केजी में माप लिए, तो अमेरिका में भी केजी, इंग्लैंड में भी केजी, और पूरे विश्व में कहीं भी केजी हो तो दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हुआ, अक्टूबर 1960 में पेरिस, कहाँ है पेरिस, रूस में, पेरिस के सेवरे नामक जगह पर 11वीं मापतौल महासम्मेलन हुआ। मापतौल का जो सम्मेलन था 11वां महासम्मेलन हुआ, जिसमें क्या किया गया, 6 कॉमन, ठीक है, 6 कॉमन आधारी राशियों को चुना गया, और उसको एक निश्चित मात्रक दिया गया कि इन राशियों को इसी मात्रक में मापा जाएगा। भले वो जगह कोई सा हो, देश कोई सा हो, मतलब नहीं है, कोई भी हो मतलब नहीं है, इन्हीं 6 राशि को इन्हीं मात्रकों में मापा जाएगा, और सभी जगह ऐसे ही मापा जाएगा। ठीक है, कब, अक्टूबर 1960 में। ठीक है, फिर उसके बाद 1970 में 14वीं मापतौल सम्मेलन हुआ, उसमें एक 7वां आधारी राशि जोड़ा गया जिसका नाम था मोल। और ये पढ़ना है आपको मोल केमिस्ट्री में, शायद पहला ही अध्याय है, पहला अध्याय या तीसरा अध्याय है केमिस्ट्री में, मोल है जो आपको 11th में मिलेगा, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक 7वां आधारी मात्रक जोड़ा गया मोल, और इनको नाम दे दिया गया एसआई यूनिट। क्या नाम दिया गया, एसआई यूनिट। यानी कहने का मतलब एस मतलब सिस्टम, आई मतलब इंटरनेशनल, वैसा सिस्टम वैसा यूनिट, सराइएगा, वैसा सिस्टम वैसा यूनिट जो इंटरनेशनल लेवल पे हो। ठीक है, उसी को क्या कहा गया, एसआई यूनिट, कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अगर हम मास के लिए उपयोग किए हैं केजी, तो ये केजी क्या हो, सभी जगह एप्लीकेबल हो। ये ना कि यहाँ फुट या पाउंड में मापे, कहीं आपको ग्राम में मापे, कहीं आपको केजी में मापे। इन्हीं समस्याओं से निकलने के लिए आधारी राशियों को लिया गया, और उनको एक निश्चित मात्रक दे दिया गया। तो टोटल कितने मात्रक हो गए, 6 यहाँ और एक यहाँ, 7, टोटल 7 आधारी राशियों के मात्रक होते हैं। और उन्हें क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो पूरे विश्व, इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व में लागू है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, फिर आगे समझते हैं। देखिए यही 7 आधारी राशियां हैं। पहला आपको दिख रहा है लंबाई, जिसको क्या है, मीटर, और उसका एसआई, उसका संकेताक्षर क्या है, एम। दूसरा देखिए द्रव्यमान, किलोग्राम, उसका संकेताक्षर क्या है, केजी। तीसरा ये समय, सेकेंड, संकेताक्षर छोटा एस। विद्युत धारा, एम्पियर, संकेताक्षर ए। और ताप, केल्विन, संकेताक्षर के। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी। और पदार्थ का परिमाण, जिसे मोल में मापते हैं, मोल का MOL। देख लीजिए यही 7 आधारी राशियां है, और 2 इसमें और राशियों को जोड़ा जाता है। जो देखिए पहला है समतल कोण, रेडियन, इसका संकेताक्षर है RAD। और दूसरा होता है घन कोण, स्टेडियन, इसका होता है SR। देखिए ध्यान देने योग्य बात है, जब आप लिखिएगा मात्रकों को तो कुछ बातों को ध्यान में रख के लिखिएगा। जैसे किलोग्राम को शॉर्ट में नहीं लिखिएगा ग्राम, ठीक है, लिखना होगा हिंदी में तो किलोग्राम ही लिखा जाता है, ये सही है और ये सही नहीं है। उसी तरह 1 एम्पियर, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। तो जो भी मात्रक होते हैं उनको स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। किससे शुरू किया जाता है, स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे क्या देना होगा, छोटा ए, एम्पियर, ये बड़ा लिखिएगा तो ये गलती हो जाएगा।
मात्रा को किससे शुरू करता होगा? स्मॉल लेटर से, ना कि कैपिटल लेटर से। ठीक है, ग्राम, जैसे मान लीजिए 5 ग्राम के बारे में बात करना है तो लिखने के लिए 5 ठो है, 1 ठो नहीं या 5 ठो है, तो 5 ग्राम गलत होता है। मात्रा को बहुवचन में नहीं लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है? एक वचन में। तो अगर लिखना होगा 10 ग्राम भी तो लिखना होगा 10 ग्राम, ना कि ग्राम। ठीक है, उसी तरह देखिए जो ग्राम होता है, ग्राम का क्या होता है संकेत? जीएम होता है, तो केवल जी लिखिएगा, जीएम नहीं लिखिएगा। जीएम लिखिएगा तो हो जाएगा ग्राम मीटर। क्या हो जाएगा? ग्राम मीटर। केवल क्या लिखिएगा? जी लिखिएगा। केवल क्या लिखना है? जी लिखना है। ठीक है, अब आगे आइए। किलो, किलो के लिए छोटा के और केल्विन के लिए बड़ा के। ठीक है, बोले हैं स्मॉल लेटर लिखने के लिए तो क्या किया जाता है? किलो के लिए छोटा के लिखिएगा, केल्विन के लिए, क्योंकि दोनों का सेम है तो इसमें अंतर करने के लिए केल्विन को क्या लिखते हैं? बड़ा के, और किलो को क्या लिखते हैं? छोटा के। ठीक है, समझ में आ गया? किलोग्राम को शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, किलोग्राम को किलोग्राम लिखेंगे। 1 एम्पियर जब लिखना होगा किसी भी यूनिट को पूरा लिखना होगा तो किससे शुरू करते हैं? स्मॉल लेटर से, ना कि कैपिटल लेटर से। ठीक है, यूनिट को बहुवचन में नहीं लिखा जाता है, और जो यूनिट होता है ग्राम को जी लिखिएगा। जीएम लिखने का मतलब क्या हो गया? ग्राम मीटर। किलो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? के का। केल्विन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैपिटल के का। अब देखिए मानक एसआई उपसर्ग, मानक एसआई उपसर्ग क्या? आपको एसआई यूनिट मिल गया 7, तो उसमें लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। अब इसे देखिए, यहां से दूरी मापना हो अमेरिका का तो कितना, बहुत ज्यादा दूरी हो गया। अब उसको मीटर में मापिएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है? किलोमीटर लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहां से दूरी मापना हो पटना का, तो पटना का जैसे मान लीजिए चनपटिया वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण से पटना का दूरी मापना हो बेतिया से, तो क्या करेंगे? आपको मीटर में, मीटर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? किलोमीटर का। तो इन्हीं किलोमीटर को जो आधारी राशियों के अलावा जो मात्रक होते हैं उन्हें वो क्या कहते हैं? मानक एसआई उपसर्ग। देख लीजिए, एक बॉक्स बना के आपकी किताब में डाला गया है, जो यही बॉक्स है, देख रहे हैं? मानक एसआई उपसर्ग, यही बॉक्स है। इसको क्या किया गया है? थोड़ा ब्रॉडली किया गया है। ठीक है, कि जो जिस इकाई को हम मीटर में मापने में कठिनाई होगी उसको किलोमीटर में माप सकते हैं, या छोटा होगा तो उसको मिलीमीटर में माप सकते हैं, माइक्रोमीटर में माप सकते हैं। यही आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब हमें देखना है कि व्युत्पन्न राशियों का मात्रक कैसे निकालेंगे। जैसे व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहते हैं? जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे आइए देखते हैं, एक क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये क्या करता है? दूसरों पर डिपेंड करता है। तो क्षेत्रफल का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या देखिए, क्षेत्रफल का क्या होता है? सामान्य फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को किससे माप? देखिए, चौड़ाई भी दूरी है और लंबाई भी दूरी है। दूरी को किसमें मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। तो लंबाई के लिए क्या हो जाएगा? मीटर, और चौड़ाई के लिए भी क्या हो जाएगा? मीटर। जब मीटर मीटर से गुना किए तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ऐसे ही व्युत्पन्न राशियां जो होती है उनके मात्रा को प्राप्त किया जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आयतन। आयतन का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखो इधर से दिख रहा है, अंधेरा नहीं आ रहा है, उधर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। आयतन, आयतन का क्या होता है जी? लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई भी दूरी है, दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो लंबाई के लिए क्या होगा? मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर और ऊंचाई के लिए भी मीटर। मीटर गुना यानी मीटर क्यूब। ऐसे ही क्या किया जाता है? आपको व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को प्राप्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? आधारी राशियों में उसको कन्वर्ट किया जाएगा और उनके मात्रों को लेकर जो गुना होगा गुना किया, जहां भाग होगा वहां पर भाग किया जाएगा और प्राप्त किया। जैसे एक होता है बल। बल का क्या होता है जी? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, और त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का ऐसा ही मात्रा क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? देखिए आगे देखते हैं केल्विन और सेल्सियस के बीच में संबंध। केल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सेल्सियस के पहले डिग्री लगाया जाता है, केल्विन के पहले डिग्री नहीं लगाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273.15 केल्विन। अगर तापमान सेल्सियस में दिया हो, अगर तापमान सेल्सियस में दिया हो, उसको केल्विन में बदलना हो
यदि तापमान सेल्सियस में दिया हो और केल्विन में बदलना हो, किसमें दिया हो, सेल्सियस में दिया हो, केल्विन में बदलना हो। जैसे मान लीजिए कि दिया होगा 17 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो 0 से कितना बड़ा है, 17 बड़ा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 17 जोड़ देंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो, सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो, क्या करना होगा, सेल्सियस से किधर जाना होगा, केल्विन में। सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा तो 273.15 को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, कितना, 273.15 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, केल्विन में। जैसे 17 डिग्री सेल्सियस है, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 290.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए कितना ऐड कीजिएगा, 273.15। अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना हो, क्या किया जाएगा, केल्विन से सेल्सियस में जाना हो तो इसी को क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, 273.15 को क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा, केल्विन से सेल्सियस में मान मिल जाएगा। अगर इसी को सेल्सियस में जाना हो 290.15 केल्विन से किस में जाना हो, सेल्सियस में, तो इसमें क्या करेंगे, 273.15 घटा देंगे तो 0 10 में से काटेंगे 3 गया 7 और ये 1 कट गया, आ गया 17 सेल्सियस, जो 17 सेल्सियस कन्वर्ट किए थे। तो ध्यान दीजिए, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273.15 ऐड करना है, वहीं केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए 273.15 को घटाना है। देखिए, कुछ व्युत्पन्न राशियों को आधारी राशियों के साथ नहीं जोड़ते हैं, उनके सुविधा के लिए या वैज्ञानिकों के सम्मान में नाम दे दिया जाता है। जैसे देखिए, दाब का जो खोज किया गया था वो पास्कल जी के द्वारा किया गया था, इसीलिए दाब का ऐसा ही मतलब इनके नाम पे दे दिया गया, पास्कल जी के नाम पर दे दिया गया है। वैसे ही कुछ उदाहरण है, देखिए जूल, जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, जूल। ऊर्जा के बारे में भी जानकारी किनके द्वारा दी गई थी, जूल जी के द्वारा दी गई थी, तो उनके सम्मान में जूल दे दिया जाता है। इस चीज को भी देख लीजिएगा और ये समझ लीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए, ये चैप्टर कोई उतना खास नहीं था, इसीलिए इसको एक वीडियो में कवर किया गया है, जिस वजह से बातों को थोड़ा जल्दी रखा गया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और जो इसके आगे का चैप्टर होगा उसको आराम से, जैसे 10वां का पढ़ाई होता है या जो भी होता है, उसको आराम से समझा जाएगा। देखिए, घर से क्या क्वेश्चन करना है, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 300 केल्विन, इसको किस में डालना है, सेल्सियस में। दूसरा क्या है, 573 केल्विन। ठीक है, ये हो गया। तीसरा लीजिए, ये सारे को किसमें बदलना है, केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। कितना टाइम हो रहा है देखो तो, 22 मिनट। देखिए, अब दूसरा है सेल्सियस से केल्विन में जाना है। किससे जाना है, सेल्सियस से केल्विन में। ठीक है, तो देखिए, केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए क्या करेंगे, 273 को घटाएंगे, और सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 को ऐड करेंगे। यहाँ पे माइनस 273.15 करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे 273.15। ठीक है, इसको मिटा देगा। चलिए, सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। ये आपका होमवर्क है। इन 10 को बनाकर आपको कहाँ आंसर डालना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, समझ में आ गया, पहुंच करो। देखिए, अगर और कुछ छूटा हो, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, किताब को रीडिंग डालिएगा, वीडियो को देखिएगा। जो चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा बेहिचक कमेंट बॉक्स में डालिएगा और उसको आज सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, पढ़िए, ध्यान से, मन से पढ़िए, जहां दिक्कत होगा पूछिए, सारे दिक्कतों को सॉल्व किया जाएगा। अब एक और है, टेलीग्राम ग्रुप है, दे दिया जाएगा वीडियो में या वीडियो सीरीज में देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, एक वीडियो बनाया गया, उस पर छोटा वीडियो है, उसको देख के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आसानी होगा, जो भी प्रॉब्लम जब होगा तब आप पूछ सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि थोड़ा अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। अगर व्हाट्सएप में आते हैं, टेलीग्राम में आते हैं, तो उसी समय आपको आपके समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए। देखिए, ऐसे विषम परिस्थिति में आपको इतना मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है, तो केवल इसलिए नहीं कि केवल आप तक पहुंचे, इसलिए कि सभी के पास पहुंच पाए जिसको इनका जरूरत है। तो आपसे जितना बन सकता है उतना शेयर कीजिए। हमारा काम क्या है, पढ़ा देना। हमारा काम क्या है, हम लोग का काम क्या है, पढ़ाना। हम लोग पढ़ा रहे हैं।
आप लोग का काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, जो मेहनत किया जा रहा है वह सही मायने में सही रूप में सफल हो। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।